तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग में मास्टर जीगाल के पास आता है और आकर उसे थैंक यू बोलता है। मास्टर जीगाल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही हमारा योंग में उसे कहता है तुमने यहाँ पर आज जो काम किया है उसकी वजह से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जीगाल फैमिली के रिवाइव करवाने में हम लोग अपना पूरा साथ देंगे। हमारा योंग में उसे कहता है कि अब ठीक है, अब यहाँ पर तुम सारी चीजों को खुद ही संभालना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। योंग में जैसे वहाँ पर जा रहा होता है तुझे पास सुनने के बाद मास्टर जीगाल वहाँ पर सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पर इस बात को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि मैं जैसे एक लड़के के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा हूँ। हालांकि इसे पता है कि मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद अब ये लड़का बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह मुझसे बात कर रहा है। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो मैंने काम किया मेहनत का सिला मिल रहा है। साथ ही हमारा योंगम्यूंग जाने से पहले उसे कहता है कि और एक और बात, अगली बार जब यहाँ से भागने के बारे में सोचना तो इस बारे में पहले सोच लेना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस के दौरान यानी कि जब कभी अटैक होता है तो उस वक्त हालात बहुत ज्यादा संगीन होते हैं। उस वक्त यहाँ पर डर कर भागने की गलती मत करना। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जीगाल कहते हैं हाँ क्यों नहीं। साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है कि पहले ही यहाँ पर इसको सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे थैंक यू बोल रहा था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसके साथ अच्छा रहना चाहिए। योंगम्यूंग कहता है कि अब जबकि यहाँ के सारे मसले हल हो चुके हैं तो अब यहाँ पर एक ही मसला बचा है, हमें जाकर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के पैलेस में जाकर उस पैलेस को भी जाकर जांच करनी होगी, वहां पर जाकर अपने कब्जे को कंप्लीट करना होगा। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो 2 दिन के बाद ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के जो फोर्ट्रेस होता है उसकी बेसमेंट का सीन दिखाते हैं, जहां पर मास्टर वूंजिन जो होते हैं हमारे योंगम्यूंग के साथ आते हैं। तो मास्टर वूंजिन और जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सोना पड़ा होता है। तो वहां पर एक पूरा पहाड़ बना होता है। तो वो कहते हैं कि इसके पास इतना सारा खजाना कहां से आया है कि इतने सारे खजाने के साथ तो हमारी टैंक फैमिली पे कई सालों तक सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोगों ने तो यहाँ पर पूरा सोने का ढेर लगा कर रखा हुआ है। मिस्टर वूंजिन कहते हैं मुझे समझ जा रही है कि आज यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो था वो सिचुआन से बाहर क्यों निकलना चाहता था। वो सिर्फ सिचुआन के ऊपर ही राज कर रहा था। अगर वो चाहता था वो सिचुआन से बाहर की टेरिटरीज के ऊपर भी कब्जा कर सकता था। योंगम्यूंग सोच रहा होता है कि ये मुझे पता है कि इतना सोना कहां से आया है। जब वो यहाँ पर फॉलोअर्स को रिक्रूट करता था तो उनके पास से बहुत सारे सोने की डिमांड करता था। ये उसका तरीकाकार था उन्हें अपने सेक्टर में ज्वाइन करवाने का, और जब वो उसे बहुत सारा ढेर सारा सोना देते थे वो सारे सोने को यहाँ पर इकट्ठा करता था और उसके बदले में ब्लैक डेथ अलायंस लीडर उन सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो लालची इंसान था, बस ऐसा था कि वो बहुत सारे लोग जो थे उसके पास से अपनी मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड करवाना चाहते थे, इसी वजह से वो लोग उसके पास ये सब कुछ लेकर आते थे, उसके पास से अपनी मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड करवाते थे। हमारा योंगम्यूंग जो होता है वो कैप्टन वूंजिन से कहता है कैप्टन वूंजिन तो यहाँ की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, यहाँ पर जितना भी खजाना है ये सारे का सारा टैंक फैमिली के ट्रेजरी रूम में ट्रांसफर करवा दो ताकि हम लोग इस ट्रेजर रूम को ट्रेजर्स को यूज कर सकें। तो वूंजिन से कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ हमारा योंगम्यूंग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो जैसे वहां पर उसका डीपर एरिया में पहुंचता है तो वहां पर एक लाइब्रेरी की शेल्व्स होती हैं। तो वो कहता लगता है कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ पर तो बुक्स ही नहीं पड़ी हुई। फिर साथ उसे वहां पर कुछ बुक्स दिखाई देती हैं। तो वहां पर टोटल कुछ 9 बुक्स पड़ी होती हैं। तो वो उन बुक्स की तरफ आगे बढ़ता है, एक बुक को उठाता है और कहता है इन बुक्स को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के किल जुन ने खुद पर्सनली इन वॉल्यूम्स को लिखा है। तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर उसने क्या लिखा है। तो जैसे वो बुक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर काफी कुछ लिखा होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर टैंक फैमिली का मोटो लिखा होता है कि अगर यहाँ पर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसे 2 गुना वापस करो, अगर कोई यहाँ पर आपके साथ बुरा करता है तो उसे 10 गुना वापस करो। साथ ही उसने ये भी लिखा होता है कि उसने यहाँ पर इन सभी लोगों को क्यों मारा, इस फोर्ट्रेस के ऊपर क्यों कब्जा किया। तो वो कहता है कि मैंने सजूरे फोर्ट्रेस सेक्टर को यहाँ पर इसलिए हरा दिया और इसके मास्टर को इसलिए मार दिया क्योंकि मेरे जो फादर फिगर था यानी कि जो मेरा ब्रदर था उसको इन लोगों ने मार दिया था, क्योंकि उसके ताल्लुक इवल सेक्टर के साथ, इसी वजह से इन सभी राइटियस सेक्टर्स ने मिलकर उसको मार दिया था। सभी लोगों से मैंने बदला लिया और सभी लोगों को सेक्टर्स को मैंने बर्बाद कर दिया, उन सभी के सेक्टर्स उन सभी के क्लैंस को बर्बाद कर दिया और उसके बाद उनकी मार्शल आर्ट्स को मैंने पहले से बेहतर बनाया और उनकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स को काउंटर करने के बाद उसने इन बुक्स के अंदर लिखा था। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इन लोगों से स्ट्रांग बनना चाहता था तो मुझे इन सभी की मार्शल आर्ट्स को काउंटर करना चाहिए था। इसी वजह से मैंने उन सभी की मार्शल आर्ट्स को काउंटर करने के तरीके निकाले ताकि मैं उनको अपग्रेड कर सकूं। अपग्रेड करने के साथ साथ मेरे लिए इन मार्शल आर्ट्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। योंगम्यूंग जी पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। हमारे आसपास के जितने भी मार्शल आर्ट्स के क्लैंस हैं उन सभी के पास बहुत ही हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बुक्स के अंदर उन सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को डिसमेंटल करके लिख दिया हुआ है। तभी इस जगह के ऊपर अजूरे फोर्ट्रेस के अंदर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी। हर एक शेल्फ के अंदर हजारों बुक्स पड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ कुछ वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं। उसने यहाँ पर जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी उन सारी की सारी टेक्निक्स को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद वॉल्यूम्स के अंदर लिख दिया, इन सभी को इनके अंदर समेट दिया है। योंगम्यूंग कहता है कि हमारे जो लोग हैं यानी कि हमारे क्लैंस के जितने भी मास्टर्स हैं वो सभी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाईली समझते थे, लेकिन देखो जरा इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं थे। उसने यहाँ पर उन सभी की मार्शल आर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ 10 वॉल्यूम्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। 10 वॉल्यूम भी कंप्लीट नहीं हो सके। इसका मतलब
सोचा है कि वो सभी लोग इस लायक थे ही नहीं। इसके साथ ही वो उस बुक को बंद करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस आर्क का एंड होता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस आर्क का वाकई में एंड हो जाता है। अब जबकि यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के आर्क का एंड हो चुका है, तो यहीं पर से नेक्स्ट कहानी जो है वो डीमन कल्ट की स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टैंक क्लैन ने अपने सब कुछ संभाल लिया है, तो ब्लैक डेथ अलायंस लीडर को हरा दिया है, तो अब सीजन 1 में अब सबसे बड़ी पावरफुल फोर्स टैंक फैमिली बन चुकी है और वो लोग अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त डीमन कल्ट के लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं जॉइंट सेक्टर के साथ। जॉइंट सेक्टर के लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि वो उनको ब्लॉक कर सके, जबकि डीमन कल्ट के लोग सेंट्रल प्लेन्स में आना चाहते हैं ताकि वो इन इलाकों के ऊपर आकर कब्जा कर सके। इस वक्त जो सबसे बड़ा सेक्टर जो कि उनके रास्ते की रुकावट है वो कुनलुन सेक्टर है। तो कुनलुन सेक्टर के मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कुनलुन डीमन इमॉर्टल गोकुन कहते हैं। गोकुन जो है वो उनको रास्ते में ब्लॉक किए होते हैं। तो वो एक बहुत ही पावरफुल फायर आर्म की एक्सपर्ट है जो कि डीमन सेक्टर के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कि डीमन कल्ट को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि डीमन कल्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है जो कि पूरी की पूरी डीमन कल्ट को कंट्रोल करता है। डीमन कल्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके पास बहुत ही मैसिव फोर्स है, वो बार बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर कुनलुन गोकुन जो है वो उन्हें बड़ी आसानी से रोक नहीं पाते। अगर वहां पर जॉइंट सेक्टर के मास्टर ताई हो जो कि फायर आर्म के एक्सपर्ट है और अपने साथ टैंक फैमिली के मेंबर्स को लेकर वहां पर नहीं पहुंचते, अगर वो टाइम के ऊपर वहां पर नहीं पहुंच पाते तो कभी भी वो लोग उन लोगों को रोक नहीं पाते। और मास्टर गोकुन के हारने के बाद के साथ डीमन कल्ट की आर्मी जो थी वो हमारे मेन लैंड में पहुंच जाती। मास्टर ताइहो के वहां पर आने के बाद डिमोनिक कल्ट के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था वहां पर से टेम्परेरी रिट्रीट करने के अलावा, तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तो वो सभी लोग अब वहां से चले जाते हैं। तो मास्टर गोकुन और मास्टर ताइहो दोनों फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं जो कि जॉइंट सेक्टर और कुनलुन सेक्टर से हैं, और वो लोग वहां पर अब अपनी बेस को बनाए हुए हैं ताकि डिमोनिक सेक्टर के लोगों को आगे ना आने दिया जाए। अब यहाँ पर वार बैलेंस जो है वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुका है। तो राइटियन सेक्टर और डिमोनिक कल्ट के दरमियान में वार अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो चुकी है। लेकिन एक चीज जो इन लोगों ने बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं की थी वो चीज ये थी कि टैंक फैमिली में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो कि इन्हीं लोगों के खिलाफ यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहीं पर दिखाते हैं कि टैंक फैमिली में जो गद्दार लोग होते हैं वो एक एल्डर और उसके साथ साथ मुझे इस सफेद बालों वाले लड़के का नाम भूल गया है, तो पता नहीं इसका क्या नाम था, पर एल्डर सो उनके सामने गिरे पड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने एल्डर सो के ऊपर अपने पॉइजन को यूज किया होता है। तो एल्डर सो कहते हैं कि तुम लोग तो एक कुत्ते से भी ज्यादा बुरे हो, तुम लोग यहाँ पर अपने मालिक को धोखा दे रहे हो, तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एल्डर उसे आगे से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, तुम भी एक एल्डर और मैं भी एक एल्डर हूँ, हम लोगों ने पिछले 10 साल बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, लेकिन इस जगह के ऊपर 2 एल्डर्स की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो अपने पॉइजन के साथ उसे वहां पर मार डालते हैं। अब यहाँ पर वार का बैलेंस काफी ज्यादा शिफ्ट होने वाला है क्योंकि एल्डर्स अंदर से गद्दार हैं, तो वो अंदर से इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं और डिमोनिक कल्ट के लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।